कंडक्टर आइडियल बैटरी का बेसिक कॉन्सेप्ट हमने सीखा। अब हम जरा बात करते हैं कि करंट फ्लो का कंडक्टर के अंदर मैकेनिज्म क्या है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या है। देखो जरा हम सबसे पहले एक चीज एक मैकेनिज्म समझते हैं। सबसे पहले आप स्टार्ट करिए इस डायग्राम से समझना। देखो डायग्राम नंबर 1 बहुत इंपॉर्टेंट है, यहां से हम कॉन्सेप्ट को समझना स्टार्ट करेंगे। मैंने पहले ही कहा था कि मैंने एक न्यूट्रल कंडक्टर लिया ए बी, मैं कोई कंडक्टर इसमें इस कंडक्टर में सिर्फ एक वायर ले ली जैसे ये, तो इसके अंदर जब मैं कोई इलेक्ट्रोस्टैटिक कंडीशन सेटिस्फाइड है, कोई बैटरी नहीं लगा रहा हूं, कुछ नहीं कर रहा हूं, तो इसके अंदर नेट करंट जीरो क्यों होती है। हमने पिछले लेक्चर में डिस्कस किया था कि इलेक्ट्रॉन्स इधर आएंगे तो ओवरऑल करंट क्या है, जीरो। तो ओवरऑल एक डेल्टा टी टाइम में किसी भी इलेक्ट्रॉन का ये डायग्राम तुम्हें दिखाना चाह रहा है कि इलेक्ट्रॉन ऐसे गए, टकराया, इधर उधर गया, वापिस आ गया, राइट। तो इलेक्ट्रॉन का जो डिस्प्लेसमेंट है इन प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड वो जीरो होता है, ठीक। अब हमने एक इलेक्ट्रिक फील्ड ई लगा दिया, तो ई लगाने की वजह से ऐसा नहीं होगा कि इलेक्ट्रॉन अपना, अब इस दूसरे डायग्राम पे आइए, अब आपको इसको समझना है, दूसरा और तीसरा। अब हम इन दोनों डायग्राम को एक साथ डिस्कस करेंगे। ये दूसरे ही डायग्राम को मैंने यहाँ पे एक तरीके से दिखाया है, एक बैटरी लगाई जिसकी वजह से एक ई इलेक्ट्रिक फील्ड आया है, ठीक है। अभी मैं इस बात को डिस्कस करूंगा कि बैटरी की वजह से फील्ड कैसे डेवलप हो रहा है। अगर हमने एक बैटरी लगाई तो एक इलेक्ट्रिक फील्ड ई डेवलप हो गया, कैसे डेवलप हुआ चलो उसको डिस्कस कर लेते हैं। ये बैटरी हमने आइडियल बैटरी कॉन्सेप्ट हमने डिस्कस किया था पिछले लेक्चर में। तो यहां पर ये प्लेट मेटालिक प्लेट V प्लस पोटेंशियल की होगी, ये वाली प्लेट V माइनस पोटेंशियल की होगी। तो जब मैं इसको कनेक्ट करूंगा, ये कंडक्टर है, तो बट ऑब्वियस है ये इसके पोटेंशियल को एक्वायर कर लेगी। हमें मालूम है दो कंडक्टर्स को जब आपस में कनेक्ट करते हैं तो वो सेम पोटेंशियल पर आ जाते हैं। तो इस प्लेट की वजह से ये प्लेट V प्लस पोटेंशियल एक्वायर कर लेगी, ये V माइनस से डायरेक्ट कनेक्टेड है, इस प्लेट का पोटेंशियल V माइनस हो जाएगा। अब ये वायर है, इन दोनों के बीच में एक पोटेंशियल डिफरेंस तुमने क्रिएट कर दिया। तो इस एंड को एक शीट की तरह से देख सकते हो, V प्लस एक हायर पोटेंशियल शीट, एक लोअर पोटेंशियल शीट। तो बट ऑब्वियस है एक इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पर प्लस हायर पोटेंशियल शीट से लोअर पोटेंशियल शीट के बीच में डेवलप हो जाएगा। अगर तुम बैटरी नहीं, जैसे अगर तुम बैटरी ना लगाओ तो क्या होगा, तो अगर तुम पोटेंशियल डेवलप भी कर दोगे तो इलेक्ट्रॉन इधर आकर इस हायर पोटेंशियल प्लेट को न्यूट्रलाइज कर देते हैं। पर ये यहाँ पर बैटरी बहुत जरूरी है। बैटरी लगी होने की वजह से क्या होगा कि ये इन पोटेंशियल को मेंटेन रखेगा। तो हमने एक इलेक्ट्रिक फील्ड ई लगाया, तो कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड ई जनरेट करने के लिए सोर्स ऑफ ईएमएफ यानी एक बैटरी का होना जरूरी है जो उसके पोटेंशियल को मेंटेन कर सके। अब यहां पर एक इलेक्ट्रिक फील्ड ई डेवलप हो गया। ई करता क्या है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड इलेक्ट्रॉन के ऊपर एक कंटिन्यूअस फोर्स लगाता है। उस कंटिन्यूअस फोर्स की वजह से इलेक्ट्रॉन का मोशन तो अभी भी रैंडम है। देखो ये डायग्राम जो बता रहा है, ये डायग्राम भी बता रहा है कि इलेक्ट्रॉन ऐसा नहीं है कि हमने इलेक्ट्रिक फील्ड लगाया तो सारे इलेक्ट्रॉन एक ही डायरेक्शन में भागना शुरू कर देंगे, नहीं ऐसा नहीं होगा। इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से ये जो इलेक्ट्रॉन्स है ये ऐसे भाग रहे हैं, लेकिन अब इन पे एक डायरेक्शनल पुश लग रहा है, जैसे भाग तो ऐसे रहा है मगर ऐसे पुश लग गया। तो होगा क्या कि देखो ये रैंडम भाग रहा था, ये ऐसे रैंडम भागा वापस आ गया, पर डायरेक्शनल पुश होने की वजह से क्या हो, भाग तो रैंडम रहा है, वापस भी आया, लेकिन अब यहां इसकी बजाय यहां एक डायरेक्शनल शिफ्ट हो गई। तो डेल्टा टी टाइम में यही ये डायग्राम बता रहा है। देखो डेल्टा टी टाइम में इलेक्ट्रॉन चला, मान लो इलेक्ट्रॉन चला किसी भी पर्टिकुलर तरीके से अपोजिट टू द इलेक्ट्रिक फील्ड, इस पे फोर्स लगता रहा तो ये भागा, तो इसने एक डायरेक्शनल यहां से चला, टू पोजीशन पे पहुंचा, तो इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में इसके पास एक नेट डिस्प्लेसमेंट है। ये इस डायग्राम में जरा मैंने उस डिस्प्लेसमेंट को थोड़ा सा बड़ा बनाया है। ये इलेक्ट्रॉन जो है ऐसे इधर ये इस तरह से रैंडम मोशन में है। तो देखो एक डेल्टा टी टाइम में ये एक डिस्प्लेसमेंट ले रहा है, ये नोट करो, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो होता क्या है कि इलेक्ट्रॉन्स का नेट डिस्प्लेसमेंट, किसी भी कंडक्टर के इलेक्ट्रॉन का नेट डिस्प्लेसमेंट इन प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड जब कंडक्टर में होता है तो वो डिस्प्लेसमेंट जीरो नहीं होता। तो ओवरऑल अगर मैं यहां पर देखो, हमने एवरेज वेलोसिटी का फार्मूला पढ़ा हुआ है। एवरेज वेलोसिटी का फार्मूला होता है डेल्टा एक्स बाई डेल्टा टी, ठीक है, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम इंटरवल। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होता तो ये वैल्यू जीरो रहती है, जितने इलेक्ट्रॉन इधर गए उतने इलेक्ट्रॉन उधर आते रहते हैं। ऑलमोस्ट हर इलेक्ट्रॉन का डिस्प्लेसमेंट एक थोड़े से लार्ज टाइम इंटरवल में देखोगे तो जीरो होता है। नेट करंट कंडक्टर में इलेक्ट्रॉन्स मौजूद हैं, वो फ्रीली मूव कर रहे हैं, लेकिन उनका डिस्प्लेसमेंट जीरो है। लेकिन इन प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसा नहीं होगा। इन प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड
इलेक्ट्रॉन का जो मोशन तो अभी भी रैंडम है। तो जैसे मान लो इलेक्ट्रिक फील्ड हमने ऐसे लगाया इस डायरेक्शन में, और इलेक्ट्रॉन अपने किसी रैंडम मोशन में था, तो मान लो यहां से चला ऐसे घूमता फिरता है फोन, तो यहां नहीं पहुंचेगा, एक डेल्टा टी टाइम में नेट एक डिस्प्लेसमेंट लेता चला जाएगा। इसी की वजह से अभी हम इसको और डिटेल में समझते जाएंगे, तो एक करंट डेवलप होनी शुरू हो जाएगी। क्यों? क्योंकि अब इलेक्ट्रॉन के पास एक ये जो वेलोसिटी जीरो थी, अब ये इलेक्ट्रिक फील्ड की प्रेजेंस में ये वेलोसिटी जीरो नहीं होती, इसीलिए इलेक्ट्रिक करंट आती है। जैसे हम कोई सोर्स ऑफ बैटरी लगाते हैं किसी वायर के अक्रॉस, ठीक है, या हम एसी करंट का मैकेनिज्म थोड़ा सा डिफरेंट है, उसमें वेलोसिटी हमेशा अपनी डायरेक्शन चेंज करती है, पहले एक साइड जाएगी करंट, ए टू बी होती है, फिर बी टू ए होती है। अभी हम डीसी की अगर बात करें, जब हम बैटरी लगाते हैं और एमीटर से उस करंट को मेजर भी करते हैं, तो करंट एक डायरेक्शनल फ्लो होती है। अब डायरेक्शनल फ्लो कैसे हो सकता है, एक ही पर्टिकुलर डायरेक्शन में करंट कैसे आ सकती है, हमने पिछले टॉपिक में सोचा है, पढ़ा है। तो उसके लिए इलेक्ट्रॉन का हमें एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में ऐसे मोशन चाहिए। अगर इलेक्ट्रॉन कंटिन्यूअसली ऐसे मूव करें तो करंट ऐसे होगी, अगर करंट ऐसे है इस डायरेक्शन में ऐसे है, तो इलेक्ट्रॉन अपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रहे होंगे, ठीक है। तो जरा हम इस डायग्राम में आते हैं, जरा हम इस डायग्राम को समझते हैं। देखो, तो इसका मतलब इन प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, आगे से ध्यान रखना ये डायग्राम नहीं बनेंगे, ये केवल स्टार्टिंग के डिस्कशन के लिए थे। केवल हमें समझना है कि इलेक्ट्रॉन, हमें पता होना चाहिए कि इलेक्ट्रॉन एक जिगजैग पाथ में ही मूव कर रहा है। यानी इलेक्ट्रॉन की अगर हम अब नेट वेलोसिटी की बात करेंगे, हम इलेक्ट्रॉन की जो नेट वेलोसिटी है अब हम ऐसे लिया करेंगे, वी रैंडम प्लस वी डी। जब भी इलेक्ट्रिक फील्ड लगेगा तो हम कहेंगे कि इलेक्ट्रॉन की जो नेट वेलोसिटी है वो वी रैंडम वेलोसिटी प्लस ड्रिफ्ट वेलोसिटी का वेक्टर सम है, और इस वेलोसिटी का कोई यूज नहीं होगा, चाहे मैग्नेटिज्म पढ़े या कुछ भी पढ़े, बस एक नॉलेज के लिए होना चाहिए। कभी कभी थ्योरेटिकली पूछ लेते हैं हम क्योंकि इस वेलोसिटी के कारण इंटीग्रेशन वी आई डी टी, जीरो से डेल्टा टी थोड़ा सा लार्ज है, ये वैल्यू हमेशा जीरो रहती है, तो ये प्रॉब्लम में किसी काम नहीं आता। ना ही इसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड डेवलप होगा, ना ही कुछ नहीं, ये वेलोसिटी किसी काम की नहीं है, ये कंटिन्यूअसली अपनी डायरेक्शन भी चेंज करती है। अच्छा, डायरेक्शन क्यों चेंज होती है? क्योंकि वहां पर इलेक्ट्रॉन जो है बहुत सारे अदर, एक सी ऑफ इलेक्ट्रॉन है, बहुत लार्ज नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, लैटिस के एटम है, तो इलेक्ट्रॉन कंटिन्यूअसली, ये भी बात ध्यान से समझना, इलेक्ट्रॉन कंटिन्यूअसली टकराता रहता है, तो उसकी वेलोसिटी की डायरेक्शन हमेशा चेंज। तो अब हमारे ये वी आई जो है बहुत काम का नहीं है, बस वो एक पैरामीटर है, हमें पता होना चाहिए। तो अब हम इलेक्ट्रॉन्स को जो है इलेक्ट्रिक फील्ड की प्रेजेंस में एक एवरेज वेलोसिटी के साथ मूव करता मान सकते हैं, ठीक है। और उसी एवरेज वेलोसिटी की वैल्यू कितनी होगी इलेक्ट्रिक फील्ड पे डिपेंड करती है, ये हम ड्राइव भी करने जा रहे हैं, और यही करंट के लिए रिस्पॉन्सिबल है। ड्रिफ्ट वेलोसिटी इज रिस्पॉन्सिबल फॉर इलेक्ट्रिक करंट एंड मैग्नेटिक एंड अदर प्रॉपर्टीज, ये चीज आप ध्यान रखना। तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी की डेफिनेशन क्या है, ये नोट कर लिए, इट इज डिफाइंड एज द एवरेज वेलोसिटी विद व्हिच इलेक्ट्रॉन आर अज्यूम्ड टू बी मूव। यहाँ वर्ड अज्यूम टू बी मूव का मतलब क्या है, एक्चुअली नहीं मूव कर रहे हैं, वो तो नेट तो ऐसे ऐसे जा रहे हैं, लेकिन हम क्वेश्चन अब इसी डायग्राम से सॉल्व करेंगे, यही व्यू हमारा यूज होगा। आगे जितनी भी थ्योरी या जो भी मैं डिस्कस कर रहा हूँ, मैं ये सब डायग्राम नहीं बनाऊंगा, ठीक है। It is defined as an average velocity है with which the electrons are assumed to be moved in presence of external electric field E in presence of conductor, ठीक है। अब जरा हम इसकी वैल्यू का डेरिवेशन कर ले, बहुत आसान डेरिवेशन है और बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो, वीडी की हम कैलकुलेट कैसे करेंगे, देखो किसी भी समय किसी भी एक इलेक्ट्रॉन की अगर मैं एक्सेलरेशन की बात करूं तो उस पर एक्सेलरेशन का मैग्नीट्यूड होगा ई बाई एम, ठीक है। ये स्मॉल ई इलेक्ट्रॉनिक चार्ज है, एम मास ऑफ इलेक्ट्रॉन है, ई इलेक्ट्रिक फील्ड है, राइट। अब किसी भी समय एक इलेक्ट्रॉन की रैंडम वेलोसिटी, किसी भी समय जो ये एक डायरेक्शनल वेक्टर है, तो जो डायरेक्शनल वेलोसिटी गेन होगी वी, वो क्या होगी, एक एवरेज डायरेक्शनल वेलोसिटी गेन कर पाता है, जो मैक्सिमम वैल्यू गेन कर पाएगा ए T1 गेन कर पाएगा। ये T1 यहां पर क्या है, T1 यहां पर क्या है, T1 इज द एवरेज टाइम, एक तरीके से किस टाइम ऑफ कोलिजन है। देखो कैसे, यहां पर मान लो ये बहुत सारे एटम्स हैं, ये पॉजिटिव भी चार्ज होंगे अगर एक इलेक्ट्रॉन है तो ये इलेक्ट्रॉन मान लो ये यहां से चला ऐसे और इसका कोलिजन हो गया एक T1 टाइम में,
ठीक है। तो फिर ये यहाँ पर ये डायरेक्शन वेलोसिटी जीरो करके डिफ्लेक्ट हुआ, मान लो डिफ्लेक्ट होके यहाँ पहुंचा, फिर ये अगले लैटिस का एटम यहाँ है, फिर ये थोड़ी देर के लिए फिर ऐसे जाएगा, फिर डिफ्लेक्ट हुआ, हो सकता है तो कोलिजन होकर इधर चला जाए, फिर डिफ्लेक्ट होने के बाद यहाँ पहुंचा, फिर ये डायरेक्शन में मूवमेंट करेगा, तो कंटिन्यूसली टकराएगा, रिबाउंड होगा, फिर एक डायरेक्शनल वेलोसिटी गेन करता रहेगा, और हर एक कोलिजन के बाद ये अपनी डायरेक्शनल वेलोसिटी को लूज कर देता है। तो मैक्सिमम टाइम जिसमें एक डायरेक्शनल वेलोसिटी गेन कर सकता है वो टाइम ऑफ कोलिजन है। रैंडम भाग रहे हो, जैसे मान लो दो चेयर में भागा, ये टकराया तो डायरेक्शनल वेलोसिटी फिर जीरो हो गई, फिर डायरेक्शनल वेलोसिटी गेन करेगा, फिर जीरो हो जाएगी। तो अगर हम देखें तो ऐसे तो बहुत सारे लार्ज नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होंगे, ठीक है। तो एक एवरेज वेलोसिटी वीडी अगर मैं सारे मॉलिक्यूल की निकालूं तो हो जाएगी AT1 प्लस AT2 प्लस AT3 अप टू सो एन डिवाइड बाई n। यहाँ n बहुत लार्ज है और a की वैल्यू पुट कर दूं तो E बाई m इंटू T1 प्लस T2। तो ये एक एवरेज टाइम ऑफ कोलिजन ले लिया जाता है। शॉर्ट में A टाउ, ठीक है। यहां पर हम वो फार्मूला नहीं लगाते, एक होता था एवरेज वेलोसिटी U प्लस V बाई 2, यहां हम टाइम का एवरेज लेते हैं। कभी ये ज्यादा जल्दी भी करेगा, कभी कोलिजन का टाइम लार्ज भी हो सकता है। तो यहां पर एक डायरेक्ट वो नहीं लगा, एक वैल्यू सोची गई, फिर उसको थोड़ा एक्सपेरिमेंटली वेरीफाई किया गया, ठीक है। अदरवाइज तो हमारा एक फार्मूला रहता है कि भैया इनिशियल वेलोसिटी 0 है, आपकी फाइनल वेलोसिटी 80 आई तो आपकी एवरेज वेलोसिटी 80 बाई 2 होगी। पर वो तब होता है जब हम एक डायरेक्शनल में हमेशा एक पर्टिकुलर टाइम में 0 से 80 कर रहे होते हैं। यहाँ पर टाइम ऑफ कोलिजन भी अलग अलग एटम के अलग अलग हैं। तो एक रफ आइडिया ले लिया गया, एक डिस्टेंस पे ना लेकर, वैसे हमारा होता था डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, यहाँ पर एक एवरेज टाइम ले लिया तो भैया इतने सारे कोलिजन है, कभी कम टाइम लग रहा है, कभी ज्यादा टाइम लग रहा है, तो ए टाउ को एक एवरेज टाइम ऑफ, तो टाउ क्या हुआ यहाँ पर एवरेज टाइम ऑफ कोलिजन है, ठीक, जिसे हम रिलैक्सेशन टाइम भी कहते हैं। तो ये जो रिलैक्सेशन टाइम है ये टाउ है, और जो ड्रिफ्ट वेलोसिटी है ये वीडी है। तो वीडी का फार्मूला हमारा ड्राइव हो गया है, वीडी इज इक्वल टू ए टाउ। और टाउ किस चीज पे डिपेंड करता है, एक चीज ध्यान रखना, जो टाउ की वैल्यू होती है इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू VRMS वेलोसिटी। और यहां VRMS वेलोसिटी का जो फार्मूला होता है √3 kT बाई m। Here T इज द टेम्परेचर ऑफ कंडक्टर है। ये फार्मूला बिल्कुल वही लिया गया जो तुमने KTG में पढ़ा है। तुम लोग काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस में एक इलेक्ट्रॉन की रैंडम वेलोसिटी पढ़ चुके हो। इलेक्ट्रॉन जैसे गैस मॉलिक्यूल का बिहेवियर होता है, वही मॉलिक्यूल यहाँ पर, वही बिहेवियर यहाँ पर इलेक्ट्रॉन का एज्यूम किया गया है। ये VRMS पे क्यों डिपेंड कर रहा है, क्योंकि यार मैं जब भाग रहा हूं तो मैं V नेट वेक्टर जो है वो VI प्लस VD है। ये VI बहुत लार्ज है, इसी की VRMS वैल्यू ली गई। तो एक्चुअली मैं VD की वैल्यू बहुत स्मॉल आती है, क्योंकि कोलिजन बहुत जल्दी हो जाते हैं। तो जब मुझे यहां से यहां तक जाना है ऐसे, तो मैं VI से नहीं चला, एक्चुअली तो मेरे डिस्प्लेसमेंट V नेट से हो रहे हैं। V नेट अप्रोक्स हमेशा VI के बराबर ही रहता है, क्योंकि ये VD इसके रिस्पेक्ट में बहुत छोटा है। तो मैं ऐसे जाऊंगा, इधर जाऊंगा, आगे जाऊंगा, पीछे जाऊंगा, बार बार टकराता रहूंगा, लेकिन छोटा सा जब लार्ज टाइम हो जाएगा तो जो छोटी सी वेलोसिटी है डायरेक्शनल वेलोसिटी, मान लो टाइम बहुत लार्ज हो जाए तो इंटीग्रेशन VI dt वाली टर्म तो 0 हो जाती है, लेकिन इंटीग्रेशन VD dt 0 से डेल्टा टी, जब डेल्टा टी लार्ज हो जाता है तो ये एक फाइनाइट डिस्प्लेसमेंट बन जाता है। तो इसी की वजह से करंट आती है। तो टाइम, इसीलिए टाइम ऑफ कोलिजन, क्योंकि एक्चुअली नेट वेलोसिटी बहुत ज्यादा है, ऐसे गया टकराया, फिर ऐसे गया, फिर ऐसे टकराया, फिर ऐसे कर रहा है। तो ओवरऑल ये जो डिस्प्लेसमेंट हो रहे हैं ये बहुत तेज है, और इस V नेट से, और V नेट अप्रोक्सीमेटली VRMS के बराबर ही है। एक VRMS वेलोसिटी हम वहां भी पढ़ चुके हैं। हमने जब प्रेशर का डेरिवेशन किया था तो भी हमने VRMS का यूज किया था। तो इलेक्ट्रॉन की भी अप्रोक्स VRMS वेलोसिटी जो वही फार्मूला लिया जाता है, क्योंकि वहां पर फ्री इलेक्ट्रॉन का बिहेवियर गैस मॉलिक्यूल की तरह माना गया। तो ये VRMS की वैल्यू 3 kT बाई m होगी। तो ये टाइम इंटरवल जो है बिटवीन टू कोलिजन, ये कहीं ना कहीं VRMS वेलोसिटी पे जरूर डिपेंड करता है। तो टेम्परेचर बढ़ाने पर VRMS बढ़ जाएगा और ये टाइम ऑफ कोलिजन
रिलैक्सेशन टाइम कम हो जाएगा। तो ये चीज जरूर नोट कर लेना कि डिपेंड्स अपॉन 1/√T। तो वीडी की वैल्यू होती है हमारी ए टाउ, या टाउ क्या है, एवरेज टाइम ऑफ कोलिजन या फिर रिलैक्सेशन टाइम। ए इज द एक्सेलरेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इन प्रेजेंस ऑफ एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड ई, जिसकी वैल्यू ई बाई एम। तो हमारा एक डेरिवेशन ये कंप्लीट हो गया। डियर स्टूडेंट, पिछले लेक्चर में हमने ड्रिफ्ट वेलोसिटी को समझा। अब जरा हम यहाँ पर ड्रिफ्ट वेलोसिटी का हमने फॉर्मूला भी देखा। तो अब हम यहाँ पर जरा एक इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ने वाले हैं, रिलेशन बिटवीन करंट एंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी। यहाँ पर एक वर्ड छूटा हुआ है, इसे नोट कर ले, ड्रिफ्ट वेलोसिटी वीडी, राइट। अब हम यहाँ पर हमने एक ये कंडक्टर लिया, एक बैटरी को कनेक्ट कर दिया, जिसकी वजह से एक हायर वोल्टेज और लोअर वोल्टेज हमने लगा दी, which is responsible for इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द कंडक्टर। और इलेक्ट्रिक फील्ड के बिना कंडक्टर में करंट नहीं आती, ये चीज ध्यान में समझ लेना। फॉर फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन इन ए डायरेक्शनल मोशन इलेक्ट्रिक फील्ड इज जरूरी, नेसेसरी। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होगा तो इलेक्ट्रॉन रैंडम मोशन में भागेंगे और कोई करंट नहीं आने देते। तो इलेक्ट्रिक फील्ड हमने लगाया, जिसकी वजह से करंट आ रही है आई, ठीक है। अब इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट मूव करेंगे, इसलिए करंट की डायरेक्शन हायर पोटेंशियल प्लेट से लोअर पोटेंशियल एंड की तरफ होगी। अब जरा हम देखें, हमने यहाँ पर दो क्रॉस सेक्शन एरिया ए मान लिए। लेट अस कंसीडर टू क्रॉस सेक्शन एरिया P1 P2 ऑफ एरिया ए। दो नॉर्मल हमारे क्रॉस सेक्शन है और इनके बीच का सेपरेशन L है, और इस लेंथ L को मैंने VD मीटर के बराबर लिया हुआ है। क्यों लिया, वो एक डेरिवेशन का बहुत आसान करने के लिए, अभी हम समझ जाएंगे। तो इनके बीच के सेपरेशन को मैंने लेंथ को कितना लिया, VD मीटर के बराबर, जब VD क्या है, फ्री ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन है। और यहाँ पर n क्या है, ये n बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। n इज द फ्री इलेक्ट्रॉन डेंसिटी प्रेजेंट इन द कंडक्टिंग मेटल, ठीक है। पर यूनिट वॉल्यूम कितने इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट हैं, और हम ये मान के चल रहे हैं कि इलेक्ट्रॉन डेंसिटी यूनिफॉर्म है। तो अगर मैं देखूं तो इस P1 P2 के बीच में टोटल कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होंगे, n विल बी होगा स्मॉल n इंटू v। यहाँ स्मॉल n क्या है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट पर यूनिट वॉल्यूम, इंटू v इज द वॉल्यूम बिटवीन P1 P2। और ये वॉल्यूम कितना आ जाएगा, NaL, यानी NaVD, क्योंकि L का मैग्नीट्यूड VD के बराबर है, ठीक है। अब किसी भी कंडक्टर से, किसी भी क्रॉस सेक्शन से करंट कितनी फ्लो होती है, करंट फ्लो होती है I इज इक्वल टू NT इंटू E, नंबर ऑफ चार्ज पार्टिकल क्रॉसिंग ए पर्टिकुलर क्रॉस सेक्शन पर यूनिट टाइम इनटू मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज। ये हम पिछले लेक्चर में समझ चुके हैं। अब क्योंकि अगर ये लेंथ L इज इक्वल टू VD है, तो यहाँ पर N की वैल्यू, NT की वैल्यू N ही होगी। क्यों, यही बस एक पॉइंट समझने वाला। देखो, किसी भी इलेक्ट्रॉन को VD डिस्टेंस ट्रेवल करने में 1 सेकेंड लगता है। मान लो कोई इलेक्ट्रॉन VD/2 पर है, बीच में आधे पर है, तो आधे सेकेंड में क्रॉस कर जाएगा। कोई पास है वो तो बहुत इजी, लास्ट वाला इलेक्ट्रॉन जो P2 पर है, तो यानी कि जो इलेक्ट्रॉन P2 पर है, तो P2 से P1 तक की जो डिस्टेंस है, जो मैक्सिमम टाइम है, डेल्टा T इज इक्वल टू 1 सेकेंड लगेगा। यानी जितने भी इलेक्ट्रॉन हैं यहाँ पर किसी इंस्टेंट T पर, यानी जो इलेक्ट्रॉन P2 पर T पर है, वो T प्लस 1 सेकेंड पर यहाँ पहुंच जाएगा। यानी इस वॉल्यूम के जितने भी इलेक्ट्रॉन है, वो सारे के सारे एक बार इस एक क्रॉस सेक्शन को जरूर क्रॉस कर लेंगे। कंडक्टर खाली नहीं होता है, जितने इलेक्ट्रॉन यहां से इधर जाएंगे, उतने इलेक्ट्रॉन यहां से इधर भी आ जाते हैं। कंडक्टर कभी खाली नहीं होने वाला, ये चीज ध्यान से समझना। आगे बैटरी और सारी चीजें और डिटेल में आने वाली है। जितने इलेक्ट्रॉन इधर ड्रिफ्ट होते हैं, बस ये फ्लो चलता रहता है, यहाँ से यहाँ जाते हैं, यहाँ से बैटरी में जाते हैं, बैटरी से घूम के वापिस आ जाते हैं। तो एक सर्कुलर मोशन, जैसे उतनी लोगों की एक चेन बना दो। मैं आगे गया तो मेरे वाले ने मेरी सीट ली। बस ये है कि अब यहाँ पर वो फ्लो हो रहा है, एक जैसे ये एक लूप टाइप समझो, ये हर एक इलेक्ट्रॉन ऐसे भाग रहा है लूप में, सारे इलेक्ट्रॉन। तो ये क्रॉस सेक्शन बना दो। इस क्रॉस सेक्शन को पर यूनिट टाइम जितने इलेक्ट्रॉन क्रॉस कर जाएंगे, उतनी करंट आएगी। यही करंट का हमने मैथमेटिक्स डिफाइन किया हुआ है। तो I विल बी इक्वल टू NT इंटू E। तो यहाँ NT होगा नंबर ऑफ क्रॉस सेक्शन क्रॉसिंग क्रॉस सेक्शन एरिया P1, और NT की वैल्यू क्या हो जाएगी, N, क्योंकि यूनिट टाइम में सारे के सारे इलेक्ट्रॉन इसको क्रॉस कर जाएंगे। ठीक है, ये डेरिवेशन स्कूल एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, इसको नोट भी कर लेना।
तो आई की वैल्यू कितनी आ गई, एन की वैल्यू डाल दो, तो ये हो गया एन इंटू ई, और एन की वैल्यू है एन, ई को पहले लिख दो ए वी डी, तो आई इक्वल्स टू एन ई ए वी डी। दिस इज द डिजायर्ड रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक करंट एंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन, यही हमें ड्राइव करना था। ये बहुत इंपॉर्टेंट है रिलेशन, जितना ज्यादा वीडी होगा, और वीडी की वैल्यू क्या होती है ई बाई एम, जितना स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड होगा उतनी ज्यादा करंट आएगी इंटू टाउ, ठीक है। जितना ज्यादा स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड होगा उतनी ज्यादा करंट आएगी, तो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए हायर वोल्ट की बैटरी लगानी पड़ेगी। अभी हम ये सारे रिलेशन और ज्यादा ड्राइव करने वाले हैं डिटेल में, ओम्स लॉ भी आने वाला है हमारा, तो वहां पर हम इनको और डेप्थ में देखेंगे। तो फिलहाल एक ये बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशन हमारा ड्राइव हो गया, आई इक्वल्स टू एन ई ए वी डी।